नमस्कार, चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी खास मेहमान राजनीति के बेबाक और अक्सर विवादों के केंद्र में रहने वाली नेता रेणुका चौधरी। 4 दशक का आपका राजनीतिक अनुभव है, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारियां रही, महिला सशक्तिकरण की आप मुखर आवाज हैं, साथ ही तीखे बयान और हाजिर जवाब, विरोधियों को सीधे ललकारने वाला आपका अंदाज ही आपकी अलग पहचान बनाता है। 1986 में पहली बार आप राज्यसभा के लिए चुनी गई, 4 बार राज्यसभा की सांसद रही हैं, 2 बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, जीती। और आपको यह भी बताते चले कि गुजराल साहब के समय में भी आप केंद्र में मंत्री थी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी उस समय भी आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की आप राज्यसभा की सांसद हैं और बेहद दबंग नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैम कैसी हैं आप? फाइटिंग फिट। रेणुका चौधरी और विवाद दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे बन जाते हैं? शायद जन्म पत्री में कहीं लिखा होगा क्योंकि मेरा पैदाश ही ऐसी हुई थी कि मेरी माँ ट्रेन में जा रही थी और अचानक उनको कश्मीर पहुंचना था और उनकी मायके से निकली थी एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग मी। और बीच रास्ते में मैंने फैसला कर लिया कि हाजिर होना है तो ट्रेन बीच में एक स्टेशन पे रोक दिया और उस शहर में मैं पैदा हो गई जहाँ कोई एड्रेस नहीं है, आना जाना हो, लेना देना कुछ भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपकी माँ ट्रेन में जा रही थी कश्मीर के लिए और बीच में उनको पेन शुरू हुआ तो बीच में जो स्टेशन आया वहां पर रोककर फिर आपको आपकी माँ को हॉस्पिटल ले जाएगा और वहां पर आपका जन्म हुआ। जी, तो मतलब शुरू से भगवान ने पैदाइशी मतलब कुछ क्रांति करने के लिए आपका जन्म, शायद यही मान के चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन मैम अभी जो मौजूदा कंट्रोवर्सी चल रही है, आप एक कुत्ते को लेकर पहुंच जाती हैं, फिर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहती हैं कि अंदर बैठे हुए हैं, कुत्तों से तुलना कर देती हैं आप मौजूदा जो सरकार है। नहीं, मैं कुत्तों से कभी तुलना नहीं करूंगी क्योंकि कुत्तों का मर्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि कुत्ता वफादार है। कुत्ते में जो गुण है, सुगुण है, वो इंसान में बहुत कम होते हैं। तो मैं कुत्ते से तुलना कोई इंसान को नहीं करूंगी क्योंकि कुत्ता का बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इंसान में हम नफरत, हम धोखा, हम सब वो गुण हम में होते हैं, कुत्तों में नहीं। तो इसीलिए आई विल नेवर कंपेयर। काटने वाला में बहुत सारी चीज काटते हैं ना, काटने वाला और डसने वाला अलग होते हैं। डसने वाला कौन है और काटने वाला कौन है? जो डसते हैं, जो कानून को हटा देते हैं, जो बोलने का मौका नहीं देते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो जुल्म और ज़बरदस्ती से सरकार चलाते हैं, ये सब काटने वाले, डसने वाले होते हैं। जो अपने अधिकार से ज़्यादा आगे बढ़कर जुल्म से अगर आप एक आवाज़ को बंद कर देते हैं तो वो तो काटने वाले, डसने वाले ही होते हैं। उसको और क्या बोले। अभी तो कुत्तों पर ही इतनी चर्चा हो रही है, तब तक आप ये डसने वाली नई बात लेकर सामने? नहीं, मैं कही हूँ, उसी दिन मैंने कहा कि काटने वाले, डसने वाले अंदर होते हैं हाउस में, बाहर नहीं। बाहर के कुत्ते काटते नहीं। ये जो पिल्ला को जो मैंने बचा लिया, ये तो काटती नहीं। लेकिन फिर भी आप तुलना तो कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन सांसद जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, आप खुद 6 बार की संसद सदस्य हैं, आप इस तरह की बातें कहेंगी, आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की बात कही जा रही है। करें, बेशक करें। अगर यही मुद्दे को लेकर आप इतना अहम सोच रहे हो और इस पे नहीं कि देश के राजधानी में इतनी पोल्यूशन हो रही है कि यहाँ नए पैदा हुए बच्चों का फेफड़े खत्म हो जा रहे हैं, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं और ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। और आप ला रहे संचार ऐप जो जबरदस्ती सिटीजन के सेल फोन पे आप लगा दे रहे हैं। पता नहीं 6 महीने बाद वो आप एयरलाइन टिकट बुक करने जाओगे तो कहेंगे कि आपके पास संचार ऐप नहीं है, तो आप इसके काबिल नहीं है कि आप अपने पैसे का खर्चा करके एयरलाइन टिकट बिना परमिशन ऑफ केंद्र आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि देश भर में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि सामाजिक तौर से हमारी जिंदगी पे असर पड़ रही है, नौजवान लड़के को शादी नहीं होती है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है,
और उसकी उम्र बढ़ते जा रही है, तो आप लंबे दृष्टि से ये सब नहीं देखना चाह रहे। रेणुका चौधरी का कुत्ता को लेके आप सरकार चला रहे हैं, ये मेरे को, मैं हैरान हूं। एक तरफ कुत्ते को लेकर जाना और दूसरा ये बयान दे देने वाला कि काटने वाले तो अंदर सरकार में बैठे हुए लोग हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने आपके ऊपर तीखे वार भी किए हैं और विशेषाधिकार हनन की अगर बात हो रही है तो फिर क्या इसका सामना करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मैं सामना करने तैयार। मैं कोई पीछे हटने वाली हूँ और ना झिझकने वाली हूँ। कहने के लिए, बोलने के लिए सबको इतनी आजादी है, वो तो संविधान का दिया हुआ हक और अधिकार है। मगर मुझे एक गाना याद आती है गोविंदा फिल्म स्टार की, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हमने कुछ कह दिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया और आप इतना झिझके भड़क के क्यों भाई? आपको मिर्ची लगी है क्या? तो अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कुत्ता तो काटेगी नहीं, काटने वाले का डसने वाले अंदर बैठे हैं। सरकार की भी बात कही ना आपने। हाँ, मैंने कहा सरकार चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि आप डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत की आवाज आप दबा देते हैं? आज के दिन पुतिन साहब यहाँ आए हुए हैं जी, और आप प्रधानमंत्री उनके गाड़ी में बैठ के वो फोटोआं छाप दे रहे हैं, मगर आप एलओपी को नहीं बुलाएंगे, क्यों? ये डेमोक्रेसी है? ये आप राजनीति कर रहे हैं, आप इस बात पे क्यों डर रहे हैं? क्यों एलओपी को आप उनके सामने नहीं लाते हैं? इतनी बड़ी देश में, इतना बड़ा डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो आप उनको लाएंगे नहीं? किस लहजे में ये सरकार चलाती है? सरकार ये काटना नहीं है। क्या है कि विदेश के लोगों की ओर से ऐसा कोई ऑफर नहीं था, जो मेहमान आता है वो डिसाइड करता है कि किन लोगों से मुलाकात करनी है, किन लोगों से सालों भर से ये आप पे होती है ना जिम्मेदारी। कई साल हम गवाह हैं जहां अगर पावर में भी नहीं थे तो इंदिरा गांधी को मिलने आते थे विलायती लोग, सोनिया गांधी जी से मिलने आते थे, जो भी हेड ऑफ स्टेट अलग अलग देश से आते हैं वो इनसे भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इनके फैमिली और इनका इतिहास सब जानते हैं, दुनिया भर जानते हैं। लेकिन वर्तमान को पुतिन वाले मामले को छोड़ दें तो इसके पहले चाहे बांग्लादेश से राष्ट्राध्यक्ष आए हों या दूसरे और देशों से, तब उन लोगों ने मुलाकात की थी राहुल गांधी को पुतिन को लेकर, लेकिन ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि उनसे मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं जा रही है? क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं। क्यों? जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए, किसने फैसला किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड कैन नॉट मीट? क्यों? किसने ये प्रोटोकॉल किसने बदल दिया? फैसला किसने लिया? ये बता दीजिए। अगर उसमें कुछ है तो हम बात करेंगे। सरकार के पक्ष के लोगों का कहना है कि उधर से नहीं था तो फिर इसलिए नहीं डाला गया। और वैसे भी राहुल गांधी सीजीआई के शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं, 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है उसमें नहीं जाते हैं, कई जगहों पर एलओपी की मौजूदगी होती है, लेकिन राहुल गांधी वहां से गायब रहते हैं। नहीं, ये सिर्फ चीप बहाने बना रहे हैं, ये कि राहुल गांधी होता नहीं है, यहाँ नहीं होता है, ये तो चुन चुन के गिन गिन के चेरी पिकिंग करके इल्जाम लगाते हैं। दिस इज नॉट राइट। राहुल गांधी के रग रग में देशभक्ति है ही, वो नहीं भी चाहे तो है ही, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री, जब से लेकर आज तक उनके परिवार देश के सेवा में ही थे। और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका फादर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, सबके जान कुर्बान हो गए इसी सेवा में। तो ये सवाल कोई उठा भी नहीं सकते कि वो आते नहीं है, जाते नहीं है। दिस इज नॉट। और इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीति जारी है, लेकिन वहीं एक बार फिर से मैं आ जाती हूं दूसरे सवाल पर। चूंकि आपकी एक धाकड़ वाली छवि तो है, लेकिन बहुत विवादों वाली वो छवि, जब पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं भौं भौं करने लगती हैं आंसर देने की बजाय। जी, मुझे लगा उस सवाल का जवाब यही था। जब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन हम लगाने वाले हैं, और तो आप क्या कहते हैं इसको, तो मैं वो ही बोलूंगी ना कि वो ही उतना ही लायक है वो प्रश्न का उत्तर। आपको पछतावा नहीं है? क्योंकि किस बात की? दिन भर खबरें बनी थी हर जगह, वो तो मैं हैरान हूं कि खबरें बने क्यों इस बात की, क्योंकि एक सांसद ने इस अंदाज में जवाब दिया था ना, हाँ, जिसकी उम्मीद तो क्या सांसद को एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और सरकार को सेंस ऑफ रूमर है। बस ये अफवाहें उड़ाते रहते हैं और अफवाहें में भी बैठे रहते हैं।
तो मैं अपने ढंग से अपनी तरह से मैंने कह दी। कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतने तीखेपन से सीधे वार पलटवार करता हो। आपने हाल ही में मतलब फिल्में मुझे लगता है आप ज्यादा देखती हैं, आपने अभी तुझे मिर्ची लगी वाला गाना किया और सदन में आप जया बच्चन से पूछते हैं कि वो कौन सी फिल्म है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। तो ऑपरेशन सिंदूर किया ना उन लोगों ने, और उसके साथ क्यों नहीं फिर एकजुट होकर वो संदेश क्यों नहीं जाता है हमारे देश क्यों नहीं गया? सारा विपक्ष ने कहा कि आपके हाथ हम मजबूत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आप करिए जो आप केपेबल हैं, आप करके दिखाइए, क्योंकि ये देश नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये देश हर भारतवासी की है। हर जो आदमी इस झंडे तिरंगे के नीचे जो जन्म लिया है और मानते हैं कि भारत मेरी मां है, क्योंकि हम देश को मातृभूमि कहते हैं और विभिन्न भाषाओं में भी जब हम बात करते हैं उसको मातृभाषा माना जाता है। तो इसमें कोई शंका, कोई सवाल उठता ही नहीं कि हम उनके साथ नहीं दे। जब देश के चौखट पे कोई कदम रखते हैं, एकजुट में हमारी आवाज बुलंद रहती है, चाहे पक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो ये अफवाहें जो ये उठाते हैं, ये अपनी नालायकी की ये सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंदूर की कीमत नरेंद्र बाबू नहीं जानते तो फिर ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर पाकिस्तान को घर में घुसकर उस जवाब दिया गया। सिंदूर का क्या नाम दिए? मेरी सवाल क्या थी जब मैंने कहा आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानते हैं? जो औरत की हस्बैंड वहां नहीं, दुल्हन वहां गई थी और उसकी देहांत हो गई थी, उसको मार दिए थे आतंकवादी, और भी जितने महिलाएं की नुकसान हो गई थी, किसी के बेटे किसी के भाई, उस दिन वो सब टारगेट होके मर गए थे। तो आपने किया क्या? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सिंदूर बाद में नाम दिए हम, मगर पहले उस दिन और उसके बाद उस औरत की जो ट्रोलिंग और बेइज्जती हुई, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी के साथ बेइज्जती हुई, जो लोग ऑनलाइन जाके उनको क्या क्या बातें बोले हैं, शर्म लगती है कि ये हमारे देशवासी हैं। एक बेवा औरत को लेकर इतनी खिलवाड़ और सरकार बेसहारा, आप रोक नहीं सकते थे? आप क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिए तो अब बस हम हीरो बन गए सिंदूर नाम देके, मगर जिसकी सिंदूर मिट गई, लुट गई, उसके साथ ये हो रहा है। ट्रोल्स होते हैं तो आपको आप जरूर ऐप लगाना चाह रहे, सांसद ऐप, सरकारी ऐप आप हमारे फोन पे जबरदस्ती लगाना चाह रहे थे, जब हम सब हंगामा मचाए तो रुक गई। मगर आप बताइए कि आप लोग इतने बेसहारा है कि आप वो ट्रोल्स को रोक नहीं सकते? प्रधानमंत्री मन की बात, तन की बात बोलते रहते हैं, तो प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोल सके कि ये नॉनसेंस है, बंद कर दीजिए, ये मेरी बेटी है। बदला तो लिया ना? अरे बदला आपका, ये मेरे फौज बदला लिया पाकिस्तान के भीतर घुसकर। पाकिस्तान भीतर घुस के बदला की रिवाज हमारे देश में कब से है। बांग्लादेश बना के श्रीमती इंदिरा गांधी इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी पाकिस्तान की उन दिनों में। तो बदला लेना तुम्हारा फर्ज बनता है, कौन सी मेहरबानी कर रहे हैं आप? हेलो, बदले लिए तो नहीं करोगे, हाथ पकड़ के बैठोगे अंदर, ये कौन सी तरीका होती है? ऑफ कोर्स यू हैव टू बदला लो। हमारी फौज वहां खड़ी हुई थी, वो अब वहां सीमाओं पे खड़े होके हमें ये मौका दिए हैं कि हम हाउस में बैठ के यहां बात कर सकते हैं। लेकिन फौज भी वही थी। 26/11 जब मुंबई में हमला होता है तब तो बदला नहीं लिया जाता ना, तब तो कहा जाता है हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। कितने लोग मारे गए थे मुंबई में जब आतंकवादी नहीं, दिस इज द इमेच्योरिटी ऑफ अस। अगर आप सोचते हैं कि हर इस हमले पे हम बदला ले सकते हैं, तो आप बांग्लादेश जब बनी थी उसके पहले जो हुआ था, इतिहास गवाह रहेगा। आपको समझना चाहिए, हमें तोल मोल के कदम उठाना चाहिए। एक बार हम कदम उठा के आगे जाएंगे तो पीछे हटने की सवाल ही नहीं उठती। माहौल देखना पड़ता है। विदेश हमने बदला ले लिया, क्या हुआ? ट्रंप ने कहा ना, कितने बार कहा ट्रंप ने, कितने बार ट्रंप ने क्या कहा? आपने कहा लिया, मैंने क्या ये सब, मैंने रोका, मैंने बात किया, मैंने इजाजत दिया।
सीज फायर की, लड़ने के पहले भी सिग्नल वहां से आई बोल के अफवाहें उड़े थे। तो देखिए माहौल एक बन जाती है, और जब बदला की बात आती है तो पूरा यू हैव टू थिंक वे एंड देन गो फॉरवर्ड। आप क्या जानते हो कि बांग्लादेश के जंग में भी जब क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे, तो बिना जाने हम ये तुलने में ये दोनों इंसिडेंट नहीं ला सकते हैं। आप पहली बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान का जंग कई सालों से चल रही है, पीढ़ियों से चल रही है, मगर मुझे ये बताइए कि पहली बार आतंकवादी आके हिंदू मुसलमान का आग लगाने की कोशिश करें। ये प्रधानमंत्री की खूबियत नहीं है, क्योंकि पहले बार हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट डिक्लेयर करे थे, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम बोल के वो चिंगारी लगाने का कोशिश करें। ये मेरे देशवासी और मेरे फौज की गर्व की बात है कि हम उन बातों में फंसे नहीं। लेकिन कसाब भी तो कलावा पहन कर आया था ना, हिंदू बनकर उसका अपना मतलब लोगों को मारने का इरादा था। इस इंसिडेंट ऑपरेशन सिंदूर का देयर इज नो कंपैरिजन, वो अलग है। आप हर इंसिडेंट को अलग इस दृष्टि से देख लीजिए। ये कोई ये नहीं है टेक्स्ट बुक एक्सपेरिमेंट की हर बार वहां तोप चलेगी तो हम ये करेंगे वो कर, दोबारा आप ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माहौल अलग हो जाएगी, कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, ये कहते हैं प्रधानमंत्री। हाँ, तो ऑन है तो फिर ये आतंकवादी, ये RDX जितना आ गई है देश में, देश भर में अलग अलग विभिन्न प्रांतों में टन्स एंड टन्स ऑफ RDX और एक्सप्लोजिव्स हरियाणा में भी मिले थे। तो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है क्या? मैं सवाल उठाना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने देश को कमजोर दिखाना नहीं चाह रही हूँ। ये आए कहाँ से, यहां तक पहुंचे कैसे? अगर ऑपरेशन सिंदूर पे हम इतने निगरानी रख के हम इतने सेंसिटिव और होशियार रहे हैं, तो ये आया कैसे? कई सवाल उठेंगे। इस दलदल में उतरना नहीं, पहले इन सबको काबू में ला दीजिए। इतने टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव, जहां एक स्टेट पूरा मिट जा सकती है, पहुंच गए। गुजरात में पहुंच गए, हरियाणा में पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए। कैसे पहुंचे, कैसे लाए? कोई सर पे टोकरी में रख के तो लाई नहीं ना, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से तो आया नहीं ना, तो आए कहां से? कौन सी सर्क्यूट है हमारे सीमाओं पे, कौन सी इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, कहां से आए हैं ये सब? कौन कौन इसमें? अब पता चला कोई डॉक्टर भी शामिल है इसमें, डॉक्टर के नाम पे, क्योंकि शराफत माना जाता है। MBBS किए हुए लोग कहाँ है? तो इनकी ब्रेन वॉशिंग कहां से हो रही है, कितने सालों से हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे हम मिस कर लिए ये सारे सिग्नल्स? ये सारे मुद्दे उठे। यकीनन ये गंभीर चुनौती है आतंकवाद की देश के भीतर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।